इसमें सेक्शंस भी है रजिस्ट्रेशन में और रूल्स भी है। अब सेक्शंस है ना 22 से 30, मतलब कितने होते हैं सेक्शन? 9 सेक्शन है ना, 9, और रूल्स भी है 8 to 26। अब रूल्स कब आते हैं? जब प्रोसीजर आती है। अगर कोई प्रोसीजर नहीं तो कोई रूल नहीं है। अब जब रिटर्न करोगे तो रिटर्न के लिए किस तरीके का फॉर्म होगा ये रूल में बताया जाएगा। रिटर्न करने के लिए कोई फॉर्म दिया जाएगा, ऐसे सेक्शन में लिखेंगे। और फॉर्म, उसका स्पेसिफिकेशन, उसके कॉलम्स, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको रूल में गवर्नमेंट बाद में नोटिफाई करके प्रिस्क्राइब करती है। तो रूल तब आते हैं जब कोई प्रोसीजर होता है। अभी हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो हमने क्या किया, पहले जो 3 सेक्शन है वो हमने पार्ट 1 में लिखे, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद रखने के लिए ईजी पड़ता है। तो 22, 23, 24 में क्या है, कोई प्रोसीजर नहीं है। आपको यहाँ बताया जाएगा कि कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल कब होगा और उसको एग्जम्पशन कब होगा। ये सेक्शन 22 में है लायबल कब होगा, 24 में भी यही है लायबल कब होगा। पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22। तो इसमें 4 सब सेक्शन है और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस, इसमें अराउंड 12 केसेस है। अगर ये एक्टिविटीज़ वो करता है जो सेक्शन 24 में है तो उसका कोई एग्रीगेट एक्सीड लिमिट जो है, टर्नओवर लिमिट, वो एक्सीड कर रहे हैं, कोई क्लॉज वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। एग्जांपल कि समझो अगर उसने इंटर स्टेट्स अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो विद इन स्टेट सप्लाई कर सकता है, उसकी यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके बाहर अगर सप्लाई करता है तो एज पर सेक्शन 24 उसको रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और सेक्शन 23 में ये है कि पर्सन्स आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कब नहीं लेना पड़ेगा, चाहे उसका टर्नओवर लिमिट जो सेक्शन 22 में बताया है वो एक्सीड करता भी हो तो भी उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। ये 3 सेक्शन में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा या रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, इस तरीके के सेक्शन ये है। तो इसमें कोई प्रोसीजर नहीं होता, इसमें कोई रूल नहीं होता। लेकिन सेक्शन जब 22 या 24 अगर उसको एप्लीकेबल हो गया और रजिस्ट्रेशन के लिए वो लायबल हो गया, उसके लिए रिक्वायर्ड हो गया, तो प्रोसीजर होगी सेक्शन 25 में। ये 25 में रूल 8, 9, 10 ये एप्लीकेबल होगी कि वो रूल के रूल जैसा है उस तरीके से कुछ स्टेप करो, ये उसमें बताया जाएगा। तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, डीम रजिस्ट्रेशन, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब समझो कोई पर्सन है एक स्टेट में सप्लाई करता है और दूसरे स्टेट में उसके लिए कुछ ऐसा काम आता है कि उसको वहाँ पे जाकर काम करना पड़ेगा। समझो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला कोई अदर स्टेट में, तो अदर स्टेट में समझो आपको छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का तो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लोगे। लेकिन छोटा कॉन्ट्रैक्ट है 15-20 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा, मैक्सिमम 90 डेज चलेगा, तो उसके लिए आपको वहाँ पे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेने की प्रोसीजर है, सुविधा है वो। तो उसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहा जाता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन 90 डेज तक काम है तो उसका आप एडवांस में टैक्स देते हो और एडवांस में टैक्स दे के वहाँ पे काम करते हो। जैसे ही काम खत्म होता है, जितना आपने काम किया उसका पूरा रिटर्न भरने के बाद में अगर समझो टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो भरोगे और कम बन रहा है जो एडवांस दिया उसके अगेंस्ट तो रिफंड मिलेगा। इस तरीके से हमने पार्ट दूसरा बनाया सेक्शन 25, 26 और 27। अब रजिस्ट्रेशन ले लेने के बाद में आपका बिजनेस का कोई एड्रेस होता है तो हम वहाँ पे रजिस्टर करते हैं। बाकी जानकारी बिजनेस की, पार्टनर कौन है, क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। अगर पार्टनर चेंज होता है, कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई और पार्टनर जॉइंट होता है, इस तरीके कुछ भी चेंज हुआ तो उसको आपके रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन में अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट को जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट किया जाता है। तो अमेंडमेंट में कुछ भी चेंज है, एड्रेस चेंज हुआ, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बढ़ गया, पार्टनर चेंज हो गए, बदल गए, कम हो गए, ज़्यादा हो गए, और जो भी जानकारी है वो अमेंडमेंट के तहत हम बताते हैं। रजिस्ट्रेशन किसी भी तरीके, अगर बिजनेस बंद किया, बिजनेस किसी को बेच दिया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल के लिए कैंसिलेशन है। तो अमेंडमेंट, कैंसिलेशन और रिवोकेशन ये हमने
तीसरा पार्ट बना दिया। तो हम 3 पार्ट में रजिस्ट्रेशन के सेक्शन को समझेंगे। पहले पार्ट में रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा या लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में प्रोसीजर, डीम रजिस्ट्रेशन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कोई इंडिया के बाहर से कोई आता है और उसको सप्लाई करना है, कोई कंसल्टेंट है, कोई एडवाइज़र है, कोई कंपनी उसको बुलाती है कि आओ हमारा प्लांट देखो, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, आप टेक्निकली कुछ चेक करो, तो वो काम वो करेगा, निकल जाएगा। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए तो वो टेम्पररी पर्पज़ के लिए रजिस्ट्रेशन लेगा, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। समझ गए? रजिस्ट्रेशन को हम 9 सेक्शन में पढ़ने वाले हैं और 9 सेक्शन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। रूल है, जब वो प्रोसीजर करने जाएगा तब पहले एप्लीकेशन करेगा तो रूल 8, वेरिफिकेशन होगा रूल 9। जैसे जैसे आगे काम होगा वैसे वैसे हमें रूल फिर देखने पड़ेंगे। तो कुछ याद रखने जैसा याद रहना चाहिए, इस तरीके से हम उसको समझेंगे और इस तरीके से हम उसको फिर समझ जाएंगे तो फिर याद भी रह जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 सेक्शन 22 to 24। 22 में क्या है? पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 23 में पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें कुछ गवर्नमेंट ने ट्रांजैक्शन दी है कि ये अगर ये पर्सन ये करता है तो रजिस्ट्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी दिया है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन बताएगी, वहाँ पे जो पर्सन है उनको रजिस्ट्रेशन लेने से छूट मिलेगी। ये एग्जाम्पशन में छूट मिलेगी। और 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस। तो अभी 22 में 4 सबसेक्शन है। जो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है ये सेक्शन 22(1) में। कोई पर्सन एग्जिस्टिंग लॉ, जब जीएसटी आने से पहले जो लॉ थे, जो लॉ चल रहे थे, जैसे कि वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, जो भी थे, उसमें जो पर्सन जो बिजनेस रजिस्टर थे उनको कंपल्सरीली माइग्रेट किया गया जीएसटी में। सेक्शन 22 में सबसेक्शन 2 में ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस, कोई बिजनेस अगर ट्रांसफ़र होता है, बेच दिया जाता है, तो फिर उसका सबसेक्शन 3 से लाइफ रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ट्रांसफ़र फॉर अमलगमिशन, डीमर्जर, 2 कंपनी साथ में आ जाती है, 2 से अधिक, या एक कंपनी का डिवीजन होता है, 2 कंपनी बनती है या 3 कंपनी बनती है, तो डीमर्जर। तो अगर कुछ भी नया क्रिएट होता है तो उसका फिर नया रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी एक्ट के तहत। अगर कंपनी एक्ट के तहत नया कंपनी बन गया तो जीएसटी में भी उसका नया नंबर उसको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए 4 सबसेक्शन है। अब सबसेक्शन 1 में 3 प्रोविजो है, 3 प्रोविजो है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन है, और सबसेक्शन 2 है, 3 है, 4 है, और उसके नीचे फिर 3 एक्सप्लेनेशन है। ओके, अभी हमने ये लास्ट टाइम देखा था थोड़ा, फिर से मैंने रिवाइज किया। सबसेक्शन 1, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन फिनेंशियल ईयर एक्सीड्स। उस फिनेंशियल ईयर में अगर एक्सीड करता है, जो सप्लायर है, एवरी सप्लायर शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट इन द स्टेट, उसी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में जहाँ पे वो सप्लाई करता है वहाँ वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देगा। अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात जो है वो प्रोविजो में की गई है, प्रोविजो में की गई है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट की नहीं हो रही है, बाकी जो स्टेट है उसके लिए ये जो भी प्रावधान है उसके लिए एप्लीकेबल है। एवरी सप्लायर शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई। जहाँ पे वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन लेना उसके लिए ज़रूरी होगा। अगर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज का उस फिनेंशियल ईयर में उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो एक्सीड करता है 20 लाख, तो अदर दैन स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए ये एप्लीकेबल है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए क्या एप्लीकेबल है? तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 10 लाख का लिमिट अगर एक्सीड करता है तो वो उसको उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा। तो क्रक्स ये निकलता है
कि अगर कोई सप्लायर है वो टैक्सेबल सप्लाई करता हो, एग्जाम सप्लायर नहीं, जिसके ऊपर कोई टैक्स कलेक्ट नहीं होता, ऐसा सप्लायर नहीं, वेजिटेबल है उसका सप्लाई करता है, तो यहाँ पे टैक्सेबल लिखा है तो वेजिटेबल के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, तो वो इसमें कवर नहीं होता। जैसा वर्डिंग लिखा है तो हमको सही सही उसका मतलब समझना पड़ेगा कि कोई भी सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है कोई गुड्स या सर्विसेज जिस स्टेट से, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई है और अगर वो एक्सीड करता है विद इन द फिनेंशियल ईयर, उस फिनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज़्यादा, तो रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा उस स्टेट में या उस यूनियन टेरिटरी में। और अदर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये 20 लाख का लिमिट है, वो 10 लाख है, क्योंकि वो जो स्टेट है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वो पिछड़े हुए स्टेट रहते हैं। ओके, लेकिन जो अपना एक्सप्लेनेशन है तीसरा वाला एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे मैंने देखा है आपको कि ये एक्सप्लेनेशन है, इसमें तीसरा वाला एक्सप्लेनेशन है, इसमें ये लिखा गया स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ये जो 7 जब यहाँ पे लिखा है अदर दैन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो उसका मतलब आप क्या समझोगे कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 279A क्लॉज 4 सब क्लॉज G है, 279A4G में 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, लेकिन GST में ये 11 में से 7 स्टेट ने बोला कि हमको 20 लाख का लिमिट चलेगा, और ये 4 स्टेट ने बोला कि हमारे लिए लिमिट 10 लाख रखो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ओके, तो याद रखने के लिए हम इसको बोलते हैं नवी मुंबई महानगर महापालिका का ट्रांसपोर्ट है ना अपना, क्या नाम है उसका? हाँ बस NMMT, याद रखने के लिए अच्छा रहता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, NMMT बाहर 20 लाख से, NMMT के लिए 10 लाख, बाकी सबके लिए 20 लाख का लिमिट है। अब जब भी लॉ मेकर्स ने लॉ बनाया तो उनको देखना पड़ता है कि इतने सारे स्टेट है, 28 स्टेट, और ये 3 स्टेट ऐसे है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है लेकिन ये सेमी स्टेट है, इसको सेमी स्टेट बोलते हैं, और बाकी प्योरली यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और लद्दाख, ये 5 यूनियन टेरिटरीज है। तो जोग्राफिकली कैसा है हमारा स्टेट यूनियन टेरिटरी, ये समझने के लिए ये मैंने बताया टेरिटरीज ऑफ इंडिया में किस तरीके से बनाया गया है। कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, हमने ये 3 कैटेगरी बनाई हमने समझने के लिए। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 11 है जिनको स्टेटस मिला है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अभी हमने 1 समझा, प्रोविजो समझा, और नोटिफिकेशन जो है ये सेक्शन 23 का है। सेक्शन 23 में गवर्नमेंट को ये राइट्स है लॉ में कि वो छूट देगी रजिस्ट्रेशन के लिए, जो लिमिट है 20 लाख का, उससे आगे वो छूट दे सकती है। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला, उनके पास जो राइट्स है 23 में सबसेक्शन 2 में कि जो 20 लाख का लिमिट है गुड्स या सर्विसेज के लिए, वो हम गुड्स के लिए उसको बढ़ा के 40 लाख करते हैं। और कोई पर्सन है वो एक्सक्लूसिवली अगर सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, हु इज एंगेज एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द ईयर डज नॉट एक्सीड 40 lakhs, 40 lakhs तक रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हम छूट दे रहे हैं। एज पर सेक्शन 23 में छूट देने का प्रावधान है। गवर्नमेंट वहाँ नोटिफिकेशन निकाल के इस तरीके से बचा सकती है टैक्स पेयर्स को, कि टैक्सेबल पर्सन को, कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स का ही सप्लाई कर रहे हो। यहाँ कोई सर्विसेज की बात नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देते हो, आप कंसल्टेंट हो और आपका टर्नओवर जो भी है एक्सीड करता है 20 लाख से, तो आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है।
गुड्स का और एक्सक्लूसिवली होना चाहिए। समझो आपका एक कंसल्टेंसी सर्विस है और आप गुड्स का भी सप्लाई करते हो, तो फिर दोनों है तो आपके लिए 20 लाख का ही लिमिट होगा। एक्सक्लूसिवली का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ गुड्स का ही सप्लाई हो, सर्विसेज का कुछ भी छोटा मोटा कारोबार भी नहीं होना चाहिए। तो 40 लाख तक राहत मिलेगी आपको रजिस्ट्रेशन से। इसके लिए कंडीशन है, जैसे मैंने बताया सेक्शन 24 में कुछ ट्रांजैक्शन है वो अगर करते हैं तो वो तो इसमें कवर नहीं होंगे, उसमें अगर वो किया तो उसका टर्नओवर लिमिट से कोई लेना देना है नहीं, तो वो तो वैसे के वैसे एप्लीकेबल होगा, उनके लिए ये राहत नहीं है। सेक्शन 24 में अगर कोई एक्टिविटीज है जैसे स्टेट के बाहर सप्लाई किया, 1 रुपीज़ का भी किया तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा। ठीक है। और जो ये 3 आइटम है, आइसक्रीम अदर देन एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोस, पान मसाला दूसरा, तीसरा टोबैको मैन्युफैक्चरर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, ऑल गुड्स टोबैको में। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको HSN कोड दिया जाता है उसका, HSN। अब ये HSN कहाँ से आते हैं, किस तरीके से बनते हैं, आपको पता है? कुछ आइडिया HSN का? यहाँ पे कस्टम है देखो, ठीक है। कस्टम में टैरिफ दिया है, टैरिफ यहाँ पे 98 चैप्टर्स है, 98। मैंने इसमें अभी 85 देखा, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस चैप्टर 85 निकाला। ये मैंने दिखाया था ना उस दिन में कि नहीं दिखाया था? नहीं ना, आपको नहीं दिखाया होगा भाई। ये देखो 8501, 85 क्या है? चैप्टर है और 01 हेड है, 01 ये हेड है। इस हेड में सब हेड ये है। मशीनरी किस टाइप की है? इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर्स एक्सक्लूडिंग जनरेटिंग सेट्स। और उसके नीचे सब हेड है मोटर्स ऑफ एन आउटपुट नॉट एक्सीडिंग, कुछ लिमिट दिया है 37.5 वाट। उसमें इतनी सारी मशीनरी है, जनरेटर्स इतने सारे हैं। तो माइक्रो मोटर 85011011 समझ में आ गया? तो अगर मोटर मंगवाना हो आपको, तो जब आप परचेज ऑर्डर दोगे तो इस तरीके से आप इंक्वायरी करोगे, तो इस तरीके से बोलोगे कि ये मशीनरी है क्या, वाइपर मोटर है तो ये पूरा बोलोगे। तो इससे क्या होगा? क्लियरिटी होगा। सोप है तो सोप में भी टाइप रहते हैं, नहाने का साबुन, धोने का साबुन, बहुत सारे साबुन है। तो कौन सा सोप चाहिए? तो सोप के भी कैटेगरीज है, तो कैटेगरीज को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। चैप्टर क्या है? कोई मटेरियल का टाइप है, वो कैटेगरीज किया जाएगा चैप्टर में। फिर चैप्टर में हेड होगा, जो कैटेगरी आप देख रहे हो उसमें भी क्लासिफिकेशन है। तो उसमें हेड होगा, सब हेड होगा, और एक्चुअली 8 डिजिट में वो एटम होगा। 8 डिजिट में एटम आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 डिजिट दिया 85011019 अदर्स, ऊपर वाले कुछ भी नहीं तो अदर्स। AC मोटर ये दिया है, AC मोटर। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ में आता है।
यहाँ पे कंप्यूटर प्रिंटर नहीं दिखा रहा है। ओके, ये मैंने कहाँ से निकाला? मैंने CBSE ओपन किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ये कस्टम में गया, मैं टैरिफ को क्लिक किया। टैरिफ को क्लिक करने के बाद में ये मुझे लिस्ट मिलती है। मशीनरी 8485 में है, मशीनरी 8485 में। अब मैं 84 निकालता हूँ, 84 निकाला, फाइंड करता हूँ प्रिंटर। अब देखो प्रिंटर के कुछ नोट्स है, उसके बाद में प्रिंटिंग मशीनरी 8443, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, लेटर क्वालिटी प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये प्रिंटर आ गए। अभी आप प्रिंटर मंगा रहे हो, प्रिंटर चाहिए कंप्यूटर के लिए, तो वो पूछेगा आपको कौन सा प्रिंटर चाहिए। तो इतनी सारी कैटेगरीज है उसमें। कंप्यूटर हो, हार्ड डिस्क हो, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लार्ज और मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब लैपटॉप नहीं होगा इसमें, तो फिर वो अदर में कैटेगराइज होगा। जब इनवॉइस बनाते हो तो उसमें जो इम्पोर्टेंस है या HSN लिखने का, वो इसके लिए। अब कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ट्रेडर है, वो बहुत सारे मटेरियल का ऐसा जब सेल करता है, तो गवर्नमेंट को ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली ये कौन सा सप्लाई दे रहा है, स्टेट में कौन सा दे रहा है, स्टेट के बाहर कौन सा दे रहा है। तो जब इसका HSN वो रिटर्न में भरेगा तो ही गवर्नमेंट को पता चलेगा, उनके पास डेटाबेस चला जाएगा कि अपने पास में, अपने राज्य में कौन सा मटेरियल बाहर जा रहा है, कौन सा अपने राज्य में आ रहा है, तो क्या रीज़न है कि यहाँ पे वो मटेरियल नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। ये सारे को डिसीजन होते हैं, इसके लिए उनको डेटा रिक्वायर्ड होता है। रिटर्न तो व्यापारी भर लेगा, लेकिन कौन सा व्यापार चल रहा है, कौन से स्टेट में क्या चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने फॉर्म तो प्रिस्क्राइब किया था रिटर्न का, लेकिन उसमें ये जो कॉलम है ये फिलअप करने के लिए कुछ लोगों को छूट रखी थी और कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा रखा था। लेकिन अभी 1 अप्रैल से क्या किया, HSN का जो इनवॉइस जब बनाते हैं तो उसमें अप टू, अगर आपका टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ तक है तो 4 डिजिट दो इनवॉइस में, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 6 डिजिट दो, और एक्सपोर्ट जब होता है तो उसमें 8 डिजिट पूरा देना पड़ता है। डॉक्यूमेंट बनता है कौन सा माल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसमें 8 डिजिट पूरा होता है। तो पता चलता है गवर्नमेंट को कि कौन सा मटेरियल एक्सपोर्ट हुआ। तो इसी तरीके से जब इंटरनल व्यापार चल रहा है तो कौन सा मटेरियल आ रहा है, जा रहा है, स्टेट में बिक रहा है, ये समझने के लिए 8 डिजिट का क्लासिफिकेशन, ये जो भी कोडिंग है वो दिया हुआ है। तो डिजिट से मालूम पड़ेगा आपको। अभी यहाँ पे 24 दिया है ना, 24 जो अभी हमने यहाँ पे हम देख रहे थे हमारे लिस्ट में 24 ऑल गुड्स, और ये 21 और 24 में 8 डिजिट दिया। तो 8 डिजिट में स्पेसिफिकली वो एटम को इग्नोर किया। उसको अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा, आपके लिए ये नोटिफिकेशन कुछ भी फ़ायदे का नहीं है। और 24 मतलब वो सारा चैप्टर जो है 24 का, उसमें सब हेड सब हेड कितने भी आइटम है, जो भी सारे आइटम है वो टोबैको वाले होंगे, तो उनको तो है ही नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए राहत। 20 लाख है उनके लिए, अगर वो 20 लाख को एक्सीड करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो छूट दी गई है सेक्शन 23 में, ये नोटिफिकेशन निकाल के वो इनको छोड़ के दी गई है। एक हो गया सेक्शन 24 में जो भी काम कर रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। दूसरा हो गया इनके लिए, ये मटेरियल के लिए लिमिट 20 लाख का ही होगा। पर्सन एंगेज इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। इन लोगों ने बोला जो नॉर्मल लिमिट जो है ना 20 लाख 10 लाख वो जो हमारा है वो चलने दो,
40 लाख हमारे लिए नहीं चाहिए, तो इन्होंने तो नहीं बोला, तो ये बाहर उससे। और 4 में जिसको रजिस्ट्रेशन लेना है अपनी इच्छा से वॉलंटरीली, वो सेक्शन 25(3) में गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रावधान बनाया है कि जिनको खुद की इच्छा से रजिस्ट्रेशन लेना है, वॉलंटरीली लेना है, वो सेक्शन 25(3) में ले सकते हैं। उनके लिए कोई प्रभाव नहीं डालेगी ये नोटिफिकेशन, ये राहत उनके लिए है नहीं, उनको राहत चाहिए नहीं। वो जो नॉर्मल लिमिट है 10-20 लाख का, वो भी उनको चाहिए नहीं, उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? अभी 4 स्टेट के लिए लिमिट है 10 लाख का। यहाँ पे कोई भी टैक्सेबल सप्लाई करता है, टैक्सेबल सप्लाई ये टैक्सेबल होगा तो ही ये लिमिट एप्लीकेबल होगा। टैक्सेबल सप्लाई करता है और 10 लाख के ऊपर उसका टर्नओवर लिमिट एक्सीड करता है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, इसके लिए यहाँ पे हमने एनएमएमटी बोला, बराबर है। यहाँ पे आप कोई दूसरा ऐसा बोल सकते हो जो याद रहे, ऐसा कुछ वर्डिंग बना सकते हो। मास पुट, इसको मैंने एम पहले ले लिया, अरुणाचल प्रदेश दूसरा किया, तो ये मास बन गया, MAS, मास बन गया। और ये उत्तराखंड दूसरा ले लो, पुडुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना, तो यहाँ का P, उत्तराखंड का U, तेलंगाना का T, मास पुट 20 लाख, LMMT 10 लाख, मास पुट 20 लाख। और यहाँ पे 3 स्टेट है, जम्मू कश्मीर, आसाम और हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश है, इसका मैंने H लिया, आसाम का A, हज की यात्रा होती है ना, हज, ऐसा कुछ याद रखो। जो आपको समझ में ऐसा कुछ भी आप एक कैरेक्टर लेके मेमोराइज करने के लिए ऐसा कुछ वर्डिंग बना सकते हो। तो 10 लाख LMMT, मास पुट 20 लाख, और हज के लिए 40 लाख, और बाकी स्टेट के लिए 40 लाख। बस तो ये 4 कैरेक्टर, ये 6 कैरेक्टर और ये 3 कैरेक्टर, ये याद रखना ही पड़ेगा। 11 कैरेक्टर याद हो गए तो 10 लाख किसको है, 20 लाख किसको, 40 लाख किसको याद हो गया, बाकी सबके लिए 40 लाख। अगर 11 में नहीं आ रहे तो 40 लाख। 40 लाख लिमिट्स गुड्स के लिए है, 40 लाख लिमिट्स गुड्स के लिए है, और सर्विसेज के लिए 20 लाख का लिमिट है। एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहा है गुड्स का तो ही 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा। अगर दोनों कर रहा है गुड्स और सर्विसेज तो 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया है, पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 40 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर, वहाँ पे क्या लिखा है, एग्रीगेट टर्नओवर टू एक्सक्लूड इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। हर एक पर्सन को गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा करना पड़ता है। एक टैक्स आप जमा करते हो, आप सप्लायर हो, आपने आउटवर्ड सप्लाई दिया, टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट के पास देना है। लेकिन समझो आपने ट्रांसपोर्ट सर्विस लिया और ट्रांसपोर्टर अगर अनरजिस्टर है, ट्रांसपोर्टर अपना इनवॉइस नहीं बनाता है, तो जो ट्रांसपोर्ट सर्विस लेने वाला है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई अपना रॉ मटेरियल मंगा रहा हो, कोई फिनिश प्रोडक्ट बेच रहा हो, उसके लिए उसको ट्रांसपोर्टर की सर्विस चाहिए। तो ट्रांसपोर्टर सिर्फ अपना पैसा लेता है, अगर वो अनरजिस्टर है तो उसके ऊपर GST जमा करने की जिम्मेदारी जो सर्विस लेने वाला है, जो रिसिपिएंट है, उसकी होती है। तो फिर उससे समझो आपने 10,000 का ट्रांसपोर्ट का सर्विस लिया, तो उसके ऊपर 5% अगर GST है तो वो 5% जमा करने की जिम्मेदारी ये रिसिपिएंट की होगी। तो एग्रीगेट टर्नओवर जब निकालते हैं हम, तो उसमें इनवर्ड सप्लाई में जो टैक्स गवर्नमेंट को दिया है वो कंसीडर नहीं किया जाता जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर जब आप निकाल रहे हो, एग्रीगेट टर्नओवर जो एक्सीड कर रहा है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, तब इट मे बी नोटेड दैट द इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच रिसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डू नॉट पार्ट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, इसलिए यहाँ पे याद रखने के लिए लिखा है, द लॉ स्टिपुलेट सर्टन सप्लाईज लाइक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, GTA सर्विस, लीगल सर्विस,
to name a few, where the recipient of service is made to pay the tax. The value of such supplies would not form part of aggregate turnover. तो वो नहीं आएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। एग्रीगेट टर्नओवर जब हम निकालते हैं तो उसमें CGST, AGST, UTGST, IGST, कॉम्पनसेशन सेस ये भी नहीं पकड़ेंगे हम, ये भी छोड़ेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल ब्रांचेस। अगर बैंक है तो बैंक के ब्रांचेस होते हैं, टेलीकॉम कंपनीज है उनके भी ऑफिसेस होते हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पे। तो टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल ब्रांचेस अंडर सेम पैन aggregate turnover is calculated by taking together and value in respect of the activities carried out on all India basis. पूरे इंडिया में जो बिजनेस हो रहा है उसका टोटल निकाला जाता है, सारे ब्रांचेस का टोटल निकाला जाता है। एग्जाम्पल, अ डीलर X has 2 offices, one in Delhi and another in Haryana. In order to determine whether X is liable for registration, turnover of both the offices would be taken into account, and only if the same exceeds the applicable threshold limit, X is liable for registration. एक आपका बिजनेस है फुटवेयर का, दूसरा आपका बिजनेस है स्टेशनरी का। चाहे एक सिटी में हो, चाहे एक स्टेट में हो, चाहे 2 स्टेट में हो, जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो दोनों बिजनेसेस का टर्नओवर जो भी है उसका टोटल निकाल के एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है लिमिट 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये देखा जाएगा। कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स सर्विसेज, एग्जाम्प्टेड गुड्स भी अगर उसमें अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो लेकिन एग्जाम सप्लाई भी करते हो, अगर एग्जाम सप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, ये सेक्शन 23 में कहा गया, कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर टैक्सेबल सप्लाई भी है और एग्जाम सप्लाई भी है, लेकिन जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो टोटल दोनों का किया जाएगा। टू कैलकुलेट लिमिट फॉर एग्रीगेट टर्नओवर जब एक्सीड करेगा तो उसके लिए आपको एग्जाम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों का टोटल निकलेगा। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड सर्विसेज, एग्जाम्प्टेड गुड सर्विसेज, इंटरस्टेट सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पैन। अगर आपका ही कोई दूसरा बिजनेस है जिसको आप सप्लाई करते हो तो आपके लिए वो डिस्टिंक्ट पर्सन होगा, आपका ही बिजनेस है। इनकम टैक्स के लिए एक ही बिजनेस है कि पैन नंबर एक ही है, लेकिन एक बिजनेस 2 GST नंबर बना सकता है। अगर आपने फुटवेयर के लिए एक नंबर लिया, ग्रोसरी स्टोर के लिए दूसरा नंबर लिया, स्टेशनरी का तीसरा बिजनेस है, तीसरा दुकान है, उसके लिए आपने तीसरा नंबर लिया, ऐसा आप कर सकते हो। 3 जगह पे अलग अलग मैनेजमेंट है, उनका हिसाब किताब साथ में रखेंगे तो सबके पास से डेटा आना चाहिए एक साथ। तीनों का डेटा अलग अलग सिस्टम में है तो फिर उसको साथ में करना, मर्ज करना, अगर ये सब डिफ़िकल्ट लगता है तो चाहे तो वो 3 रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं और अपना अपना मैनेजमेंट जो उसका है वो अपना अपना काम सेपरेटली कर सकता है। दूसरे के लिए राह देखने के लिए ज़रूरत नहीं कि उसका डेटा आएगा फिर अपना जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो एक दूसरे को सप्लाई करेंगे तो उनको बिल बनाना पड़ेगा, इनवॉइस बनाना पड़ेगा। सारे प्रावधान जैसे अगर आप दूसरे को बिजनेस करते हो एप्लीकेबल होते हैं, वैसे ही प्रावधान अपने ही बिजनेस के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। उसको डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाता है। मधुर ऑयल्स पंजाब इज एंगेज इन सप्लाइंग मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल। पेट्रोल के ऊपर GST नहीं लगता, GST का चार्ज नहीं आता। सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लेविएबल टू GST बट सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल is taxable. In order to determine whether Madhur Oil is liable for registration, turnover of both non-taxable as well as taxable supplies would be taken into account, and if the same exceeds the applicable threshold limit, Madhur Oil is liable for registration. ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल लेता हूँ ना मैं, ये CA फाइनल या CA इंटरमीडिएट में जो सिलेबस है उससे लेता हूँ, उससे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया। ये CA फाइनल के बुक में से लिया मैंने। पृथ्वीराज ऑफ आसाम। अब आसाम का लिमिट क्या है, आसाम के लिए लिमिट क्या है,
जो हमने चार्ट देखा, जब एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहले ये याद आना चाहिए कि अभी लिमिट हम कौन सा देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, किस में आता है, ये NMMT में आता है, मास पुट में आता है, या हज में आता है। आसाम हज में आता है, मतलब वो 40 लाख है, तो ये आपके सामने आना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो कोई आपको आके पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या मुझे GST में, तो आप क्या करोगे? वही प्रोविजन देखोगे, वही प्रावधान पढ़ोगे और फिर उसको बताओगे कि आपका पूछोगे आपका सप्लाई कौन सा है, गुड्स का है, सर्विसेज दोनों का है, टैक्सेबल प्रोडक्ट का है, एग्जाम प्रोडक्ट का है, वो पूछोगे। आसाम इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ शूज़ का सप्लाई हो रहा है। शूज़ ये टैक्सेबल सप्लाई है, ये समझ में आता है। आसाम के लिए 40 लाख है, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, स्टेट के बाहर सप्लाई नहीं करता, स्टेट में ही करता है। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज ₹22 लाख। तो लिमिट गुड्स के लिए 40 लाख है, तो अब तक जितना पड़ा उसमें तो रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड नहीं होगा। इन व्यू ऑफ द डिस्कशन इन द अबव पैरास, द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर पृथ्वीराज इन द गिवन केस इज 40 लाख। अब यहाँ 40 लाख है, तो रजिस्ट्रेशन लेना नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर अंडर GST। ये बात यहाँ तक हमने समझ ली। अब इफ इन द अबो एग्जाम्पल ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बाकी वैसे के वैसा ही है। पृथ्वीराज इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ पान मसाला, अगर वो पान मसाला का सप्लाई करता है तो इंस्टेड ऑफ शूज़ ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर हायर थ्रेशोल्ड लिमिट। पान मसाला के लिए 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, जो छूट दी गई है वो पान मसाला के लिए नहीं है। द पृथ्वीराज विल बी लायबल टू गेट रजिस्टर अंडर GST इफ इंस्टेड ऑफ पान मसाला पृथ्वीराज इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। अगर वो सर्विस का सप्लाई भी करता है तो भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो 40 लाख का लिमिट है वो गुड्स के लिए, सर्विस के लिए है नहीं। द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी ₹20 लाख, thus Prithviraj will be liable to get register under GST. Further, if Prithviraj is engaged in supply of both, वो सर्विस भी दे रहा है और गुड्स भी दे रहा है, तो भी उसके लिए लिमिट होगा 20 लाख। पृथ्वीराज विल बी लायबल टू गेट रजिस्टर अंडर GST। बस Shivaji of Telangana is exclusively engaged in intra-state supply of toys. Toys का सप्लाई है तेलंगाना में। If its aggregate turnover in the current financial year is 22 lakhs, since Shivaji is making taxable supplies from Telangana, he will not be eligible for higher threshold limit available in case of exclusive supply of goods. The applicable threshold limit for registration of Shivaji in the given case is 20 lakh. तेलंगाना ने 40 लाख का लिमिट नहीं लिया है, वो 20 लाख के लिमिट में ही है। Thus he is liable to get registered under GST. If the above example all other things remaining the same, Shivaji is exclusively engaged in supply of taxable services, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उसके लिए लिमिट सेकंड कैटेगरीज में 20 लाख का ही है। और दोनों भी करता हो, गुड्स और सर्विसेज दोनों भी करता हो तो भी लिमिट 20 लाख ही है। दोनों भी करता हो तो भी लिमिट 20 लाख का ही है। तेलंगाना है सेकंड कैटेगरी में, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख फॉर बोथ दिया गया। गुड सर्विस देखने की जरूरत नहीं है, दोनों देखने की जरूरत नहीं है, बस वो कैटेगरी में आ गया, उसके लिए लिमिट 20 लाख है। सिर्फ तीसरे में देखना पड़ेगा गुड्स एक्सक्लूसिवली है क्या, तो 40। Ashoka of Manipur is exclusively engaged in intra-state supply of papers. पेपर ये टैक्सेबल सप्लाई है,
if aggregate turnover in the current financial year is rupees 12 lakh. Since Ashoka is making taxable supplies from Manipur, which is special category state, 4 स्टेट में आता ही है, the applicable threshold limit for registration for Ashoka in the given case is 10 lakh. तो वो रजिस्ट्रेशन उसको लेना पड़ेगा. If the above example, all other things remaining the same, Ashoka is exclusively engaged in supply of taxable services. सर्विस के लिए भी 10 लाख ही है, और दोनों करता है, दोनों गुड सर्विसेज, तो भी 10 लाख ही है. Raghav of Assam is exclusively engaged in intrastate supply of ready-made garments. Its turnover in the current financial year from Assam showroom is 28 lakh. अब आसाम के लिए कितना हमने देखा, 40 लाख है ना, गुड्स के लिए 40 लाख है. अब उसका दूसरे स्टेट में इट हैज़ अनदर शोरूम इन त्रिपुरा विथ turnover of rupees 11 lakh in the current financial year. Since Raghav is engaged in supplying garments from a special category state, the applicable threshold limit for him gets reduced to rupees 10 lakh. अब एक स्टेट में लिमिट 10 लाख का है, दूसरे स्टेट के लिए लिमिट 40 लाख का है. तो जो लिमिट कम है ना, वही एप्लीकेबल होता है दूसरे स्टेट के लिए भी. दूसरे स्टेट में आपने सप्लाई देना चालू किया, 3 कैटेगरीज है, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की. तो अगर 10 लाख वाले 4 जो स्टेट है उसमें अगर कोई सप्लाई करता है तो उसके लिए दूसरे स्टेट के लिए भी लिमिट 10 लाख का ही हो जाता है. 20 लाख 40 लाख का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा. अब 10 लाख से वो एक्सेड किया, 11 किया, तो रजिस्ट्रेशन उसको आसाम में भी लेना पड़ेगा. आसाम का 28 प्लस 11 मिला के 39 लाख ही होगा, 39 लाख ही होगा. देखा जाए तो आसाम में उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम 40 लाख का लिमिट उसको एप्लीकेबल करवाते हैं तो. लेकिन वैसे नहीं होता. अगर रजिस्ट्रेशन वो ले रहा है एक स्टेट में, तो दूसरे स्टेट के लिए भी जो लिमिट है 10 लाख का, वही उसको एप्लीकेबल होगा. वो एक स्टेट में रजिस्टर होगा, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, और दूसरे स्टेट में रजिस्टर होगा, ऐसे नहीं होता. ऐसे होगा नहीं, क्योंकि उसको 10 लाख का लिमिट ही एप्लीकेबल कर दिया जाएगा. Raghav is liable to get registered under GST in both Assam and Tripura on his aggregate turnover crossing the threshold limit of rupees 10 lakh. जैसे ही वो 10 लाख क्रॉस करता है उसको रजिस्ट्रेशन दोनों स्टेट में लेना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे 11 लाख हो गया तो एक्सीड कर गया, तो वही लिमिट एप्लीकेबल हो गया आसाम के लिए भी. If a person with places of business in different states across India has one branch in a special category states from which he makes a taxable supply, the threshold limit for GST registration will be reduced to rupees 10 lakh. ये नोट करने जैसा पॉइंट है, इसके लिए अलग से लिखा हमने ये अलग से इसके लिए लिखा, याद रहे. अभी दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे देखो कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर अ प्लेसेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस. अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ हिज ईच प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई हैज टेकन प्लेस. हाउएवर अ सप्लायर इज नॉट लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स एन एग्जम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई. अगर समझो एक जगह पे आपका बिजनेस जो है वो टैक्सेबल सप्लाई वाला है, आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, जब रिक्वायर्ड हो गया तो आपने ले लिया, और दूसरे स्टेट में आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो या आपका पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेके क्या करोगे आप? टैक्सेबल सप्लाई है ही नहीं,
रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें कोई टैक्स ना कलेक्ट किया ना कुछ, तो रजिस्ट्रेशन लेके किसको फायदा है? ना सप्लायर को ना गवर्नमेंट को। फायदा किसको होगा? रिटर्न भरने वाले को, वो चार्जेस लेगा और अननेसेसरी खर्चा पड़ेगा बिजनेस का। तो अगर वो एग्जाम सप्लाई कर रहा है या पेट्रोल पंप जैसा कुछ दुकान चला रहा है या शराब की दुकान चला रहा है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन लेना वहाँ पे उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है गवर्नमेंट के लिए या उसके लिए, तो वहाँ के लिए ये प्रावधान एप्लीकेबल नहीं होगा रजिस्ट्रेशन का। अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो ही होगा, तो इसके लिए ये पॉइंट अलग से लिखा हमने। अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू हिज ईच प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फ्रॉम वेयर अ टैक्सेबल सप्लाई हैज़ टेकन प्लेस। टैक्सेबल सप्लाई अगर वहाँ पे हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अगर उसका ऑल इंडिया बेसिस पे टर्नओवर एक्सीड करता है तो। लेकिन अगर दूसरे स्टेट में वो एग्जाम सप्लाई कर रहा है या नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट का सप्लाई कर रहा है तो वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वो लायबल नहीं हो सकता, नहीं होता है। उदय एंटरप्राइजेस is engaged in supply of taxable goods in Maharashtra. It also supplies alcoholic liquor for human consumption from Nagaland. Its turnover in the current financial year is 34 lakh in Maharashtra and 8 lakh in Nagaland. अब देखो महाराष्ट्र का जब आप टर्नओवर कैलकुलेट करोगे तो उसमें ऑल इंडिया बेसिस पे एग्रीगेट टर्नओवर कितना होता है, वो एग्रीगेट मतलब टोटल निकालो सब स्टेट का, तो 40 लाख एक्सीड करता है। तो महाराष्ट्र के लिए उसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि महाराष्ट्र का टर्नओवर 34 लाख हो गया और नागालैंड का 8 लाख हो गया, तो महाराष्ट्र का लिमिट है 40 lakhs. However, the threshold limit will not be reduced to rupees 10 lakh in this case as supply of alcoholic liquor for human consumption from Nagaland are non-taxable supplies. In the given case, since the aggregate turnover of Uday Enterprise exceeds the applicable threshold limit 40 lakhs, applicable threshold limit 40 lakhs है, it is liable to obtain registration. It will obtain registration in Maharashtra but not required to obtain registration in Nagaland. नागालैंड से कोई वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं करता है, लेकिन नागालैंड का जो टर्नओवर है वो महाराष्ट्र के टर्नओवर के एग्रीगेट कैलकुलेशन के लिए ऐड किया जाएगा। महाराष्ट्र का 34 लाख है, नागालैंड का 8 है, तो महाराष्ट्र का एक्सक्लूसिव सप्लाई हो रहा है गुड्स का, उसका लिमिट 40 लाख एक्सीड करता है, तो महाराष्ट्र के लिए उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड हो जाएगा। लेकिन नागालैंड में अगर वो ऐसा सप्लाई कर रहा है जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है या एग्जाम सप्लाई है तो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे लेना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं होगा उसके लिए या गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो अभी 10 लाख में ये 4 स्टेट, 20 लाख के लिए ये 6 स्टेट और बाकी जो भी है वो 40 लाख में। इसको हमने समझ लिया ठीक से, कोई डाउट नहीं है अभी इसमें। हम ये समझने जा रहे हैं एक्ट से हमने ये एक्स्ट्रा किया है, CGST एक्ट से ये हमने ले लिया कि अभी हम देख रहे हैं समझ रहे हैं सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 को, उसमें हमने प्रोविज़ो देखे, ये प्रोविज़ो है। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन, अब सब सेक्शन 2 रजिस्ट्रेशन अंडर अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। इसमें प्रावधान में क्या लिखा है, सबसेक्शन में क्या लिखा है, एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे इज रजिस्टर्ड और होल्ड्स अ लाइसेंस अंडर एन एग्जिस्टिंग लॉ शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम अपॉइंटेड डे। सबसेक्शन 2, अब इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ। देखो, एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड डे है 1 जुलाई 2017, इज रजिस्टर और होल्ड्स अ लाइसेंस अंडर एन एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ कौन से है, वैट, एक्साइज,
सर्विस टैक्स, इसमें अगर वो रजिस्टर है, शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब CGST एक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, 1 जुलाई से। कोई चॉइस नहीं है उनको। जब वो 30 जून तक उन्होंने वैट का बिल बनाया होगा, अब 1 जुलाई से वो बिल बनाएंगे GST का। सेक्शन 22 में सबसेक्शन 2 में ये प्रावधान बनाया गया। अब उनके पास कोई GST नंबर तो होगा नहीं, तो गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, सच टैक्स पेयर्स हैव बीन इशूड अ प्रोविजनल ID एंड पासवर्ड। उनको GST कॉमन पोर्टल पे gst.gov.in टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको क्या बोला, आप लॉग ऑन करो GST पोर्टल पे, और वहाँ पे उनको एक पीरियड दिया गया। उतने पीरियड में अपने बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड वगैरह जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप अपलोड करो। अभी के लिए आपको प्रोविजनल ID और पासवर्ड दिया है, उससे आप वो अपलोड करो, और आफ्टर दे प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड डिटेल, उनके लिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर कम्युनिकेट किया जाएगा, और उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन होगा जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसका, और उसके बाद में अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए उनको प्रोविजनल ID दिया है और प्रोविजनल नंबर दिया, जो GST नंबर उनको अप्रूव होने के बाद में मिलेगा, उसी नंबर को अभी फ़िलहाल 1 जुलाई से उन्होंने क्या किया था, प्रोविजनल GST नंबर दिया था। तो GST नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, पहले स्टेट कोड होता है, जैसे कि 27, तो 27, फिर 12 डिजिट का पैन नंबर होता है, और फिर 1Z6 ऐसा कुछ 3 डिजिट होता है। तो ये 15 डिजिट का जो है वो उनको प्रोविजनल नंबर दिया गया। आज से आपके इनवॉइस पे आप ये नंबर डालो, जब तक अप्रूवल नहीं होता तब तक ये नंबर से आप GST के इनवॉइस इशू करो, बिल बनाओ। तो उनके लिए चेंज क्या था बिजनेसमैन के लिए, कि अभी वैट नंबर नहीं डालेंगे, एक्साइज नंबर नहीं डालेंगे, सर्विस टैक्स नंबर नहीं डालेंगे, तो सिर्फ ये जो नंबर है वो डालेंगे GST नंबर, और जो इनवॉइस बनेगा उसमें एक्साइज ड्यूटी, वैट या सर्विस टैक्स ये नहीं लगेगा, तो CGST AGST लगेगा। जो अमाउंट होगी उसके ऊपर जो रेट होगा उसके ऊपर क्या टैक्स आएंगे, CGST AGST। और अगर स्टेट के बाहर या यूनियन टेरिटरीज के बाहर अगर सप्लाई होता है, तो जहाँ पे CGST AGST आपने दिया है वहाँ पे एक ही टैक्स आएगा IGST, और जो रेट होगा वो पूरा अमाउंट वहाँ पे उसके आगे लिखा जाएगा। अगर रेट 12% है तो IGST का पूरा अमाउंट लिखो। अगर विद इन स्टेट कर रहे हो तो 12% का रेट है तो 6% CGST, 6% AGST। बस 1 जुलाई से 2017 से इस तरीके से काम चालू हुआ। जो वैट डिपार्टमेंट थे स्टेट के, मतलब सेल टैक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने क्या किया, प्रोविजनल ID और पासवर्ड दिया और उनको माइग्रेट कर लिया GST में। तो अगर एक पर्सन उसके पास तीनों नंबर है, वैट का भी है, सेंट्रल एक्साइज का भी है, सर्विस टैक्स का भी है, तो उसके लिए एक ही जगह पे माइग्रेशन करना जरूरी था, बाकी 3 जगह पे ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरा अथॉरिटी पूछता है कि आपने माइग्रेट किया कि नहीं किया, तो उसको वो प्रूफ दिखाएगा कि ये हमने ARN जनरेट किया और ये ARN की कॉपीज़ है हमारे पास, हमने कर लिया, ये प्रूफ होगा उसका कि हमने माइग्रेट कर लिया। तो जितने भी बिजनेस थे वो बांट लिए सेंट्रल ने और स्टेट ने। मेरे पास एक क्लाइंट था मेरा, उसके पास दोनों नंबर थे, तो उसने बोला मेरा ये देखो क्या करना है इसका। तो मैं गया सर्विस टैक्स के ऑफिस में, तो उन्होंने बोला इसका वैट नंबर भी है और इनका जो भी आगे का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, वो स्टेट ने लिया है, हमारे पास नहीं है। कोई सर्विस टैक्स में ही है और उसका कोई बड़ा टर्नओवर है, तो वही केस हमारे पास है। 90% केस तो हमने स्टेट को दिए। मतलब जो बंटवारा हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? स्टेट का भी टैक्स है और सेंट्रल का भी टैक्स है। तो उन्होंने बोला, ऑफिसर ने बोला कि जो नॉर्मली गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सेल करते हैं, उनके ऑलमोस्ट केसेस जो है
वो स्टेट ने ले लिए, स्टेट के पास ही उनका रजिस्ट्रेशन, जो भी आगे कुछ क्वेरीज पूछनी होगी, कुछ भी होगा, नोटिस आएगा, आपको स्टेट ही जाना पड़ेगा। हमारे ऑफिस में कुछ काम नहीं होगा उसका, कुछ एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए वो हम दे सकते हैं, लेकिन जो स्टेप्स होंगे कुछ भी तो वो ऑफिसर ने जिसने इशू किया वो वहाँ से इशू करेगा, स्टेट डिपार्टमेंट से। तो हम कुछ बता नहीं सकेंगे आपको रिटर्न वगैरह फाइल करना है, उसके लिए गाइडेंस चाहिए, वो हम दे सकते हैं। लेकिन नोटिस इशू हुआ है या कुछ आपको आंसर करना है उसका, उसके लिए कुछ चाहिए तो गाइडेंस हम दे सकते हैं, लेकिन नोटिस किस लिए क्या है वो हम नहीं बता सकेंगे। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो फिर वैट डिपार्टमेंट है, सेल टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज है या सर्विस टैक्स है। काम कहाँ होगा? अगर उन्होंने सेंट्रल के पास काम रखा है तो सेंट्रल के ऑफिस जाना पड़ेगा, और स्टेट के पास रखा है तो स्टेट के ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका इतना ही था, इसमें कुछ नहीं है। और फिर जो विद इन पीरियड दिया उस पीरियड में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में उनका जो प्रोविजनल नंबर है वो फाइनल हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। सबसेक्शन 3, वेयर अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर अंडर दिस एक्ट, वो रजिस्टर है और उसने बिजनेस ट्रांसफर किया वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज टू अनदर पर्सन एज अ गोइंग कंसर्न, द ट्रांसफरी और द सक्सेसर एज द केस में बी शैल बी लाइबल। जो ट्रांसफ़र जिसके नाम पे होगा, जो नया आदमी वो बिजनेस लेगा उसको नंबर लेना पड़ेगा। एक आदमी बिजनेस कर रहा है और उसका ओल्ड एज की वजह से या कुछ एक्सीडेंट की वजह से उसकी अगर डेथ होती है तो उसका बिजनेस, उसका जो वारिस होगा, बेटा होगा, उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो जिसको बिजनेस मिलेगा उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो अपने पिताजी के रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर काम नहीं कर सकता, नंबर तो है ना उनका। जैसे अभी दुकान नाम पे था पिताजी के, वो रजिस्ट्री में जाएगा, बोला मेरे नाम पे करो, करेगा ना प्रोसीजर, वैसे जीएसटी में भी उसको प्रोसीजर करना पड़ेगा। अब मेरे नाम का जीएसटी नंबर दो, पिताजी का कैंसिल करो, ये करना पड़ेगा। Whether a business carried on by a taxable person registered under CGST Act is transferred, whether on account of succession or otherwise, whether or succession or otherwise, to another person as a going concern. Going concern का मतलब है वो बिजनेस completely बेच देता है या बिजनेस का कोई अलग पार्ट है वो बेच देता है। अगर एक पर्सन है, उसका फुटवेयर का भी बिजनेस है और स्टेशनरी का भी बिजनेस है और उससे दोनों बिजनेस कंट्रोल नहीं होते, तो वो एक बिजनेस बेच देता है तो उसे गोइंग कंसर्न कर दे। कंप्लीटली एक अलग सेक्शन था, डिपार्टमेंट था, वो बेच दिया या कंप्लीट बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। द ट्रांसफर और द सक्सेसर एज द केस में बी, ट्रांसफरी और द सक्सेसर, जिसको बिजनेस मिला वो ट्रांसफरी या सक्सेसर, शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर विद इफेक्ट फ्रॉम the date of such transfer or succession. अगर ओनरशिप चेंज होता है, चेंज इन ओनरशिप होता है ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इंक्लूडिंग ट्रांसफर टू अनदर पर्सन एज अ गोइंग कंसर्न, द ट्रांसफर इज सक्सेसर इज टू बी रजिस्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर सक्सेशन। गोइंग कंसर्न का यहाँ पे मतलब भी है। ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न मीन्स ट्रांसफर ऑफ अ रनिंग बिजनेस विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग कैरिड ऑन बाय द परचेसर एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस। सच सेल ऑफ बिजनेस एज अ होल विल बी comprehensive सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स, ट्रांसफर ऑफ अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स, एम्प्लॉय, गुडविल, ये सब उसके हो जाते हैं। जो भी लाइबिलिटीज़ है, जो भी एसेट है, उसकी हो जाती है। परचेज ऑर्डर हो, सेल ऑर्डर हो, एम्प्लॉय हो, सब उसका कारोबार उसका हो गया। वो अगर इंडिपेंडेंट बिजनेस है, अलग बिजनेस है, उसने ले लिया तो उसे गोइंग कंसर्न कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस का एग्जाम्पल है मिस्टर आकाश मेहता, प्रोप्राइटर ऑफ मेहता एंड कंपनी,
एक्सपायर्ड ऑन 18 जून, 18 जून को एक्सपायर हो गए। उसके बाद उसका जो बेटा है, हिज सन मिस्टर अनिल मेहता विल सक्सीड हिज बिजनेस ऑन 36/2000। अब 18 जून से 30 जून तक जो भी उसने बिजनेस टेक ओवर कर लिया। इन दिस केस अनिल नीड्स सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर एज हिज पैन इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर। उसको नंबर कब से लेना पड़ेगा? 18 को वो गुजर गए, ओके। मिस्टर अनिल नीड्स टू अप्लाई विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन। उसको जब अधिकार मिल गया उस बिजनेस पे तब से 30 दिन, ना कि जब उसने बिजनेस चालू करना उस डेट से, जिस दिन से उसने बिजनेस चालू किया, ऐसे नहीं। उसने बिजनेस हाथ में लिया तब 30 को, तो 30 जून से 30 दिन नहीं, जिस दिन से उसको अधिकार मिल गया 18 जून से, तो फिर तब से 30 दिन में वो एप्लीकेशन उसको फाइल करना चाहिए। ठीक है। अब ये 4th सबसेक्शन, अब इसमें ये लिखा है कि कुछ भी लिखा हो सेक्शन 1 और 3 में, कुछ भी लिखा हो, इन केस ऑफ ट्रांसफर परस्यूएंट टू सैंक्शन ऑफ अ स्कीम और अरेंजमेंट ऑफ अमलगमेशन। दो कंपनीज आइडिया वोडाफोन साथ में आ गई, बराबर है, तो उसके लिए उनको अमलगमेशन बोलते हैं उसको। कंपनी लॉ में उसको अमलगमेशन बोलते हैं। डीमर्जर सेपरेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज परस्यूएंट टू एन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से उसका ऑर्डर आता है, हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल। अदरवाइज द ट्रांसफर शैल बी लाइबल टू बी गेट रजिस्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिविंग इफेक्ट टू सच ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल। एग्जाम्पल देखो, वोडाफोन लिमिटेड एंड आइडिया मोबाइल लिमिटेड prepared a scheme and submitted to High Court for amalgamation with effect from 1st March 2018. The court approved the scheme on 30th April 2018. Registrar of Companies gives certificate of incorporation on 1st July 2018 as Vodafone Idea Vodafone Limited. ये कंपनी बन गई। They applied for registration on 10th July 2018. तो अभी यहाँ पे द न्यू अमलगमेटेड कंपनी आइडिया वोडाफोन लिमिटेड विल बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 1/7। क्यों 1/7 को क्या हो गया, उनको कंपनी बन गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, तो वो लाइबल कब हो गए, एक साथ से। तो 30 दिन में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अगर वो लाइबल हो गए तो उन्होंने कब लिया, 10/7 को लिया। अब जो एक्सप्रेशन देखे थे हमने, एक्सप्लेनेशन 3 थे, तो उसमें अभी एक है, द एक्सप्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन वेदर और ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल्स। एक सप्लाई होता है, देखो ये प्रिंसिपल है, समझ में आ गया, ये बायर है, आपको सप्लाई करना है, आपने एक एजेंट को अपॉइंट किया, ये एजेंट थ्रू आप सप्लाई ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, इसके लिए आपने एक एजेंट रखा, ओके। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, शैल इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। वो खुद सप्लाई कर रहा है या प्रिंसिपल का सप्लाई कर रहा है, वो इंक्लूड होगा। आप किसी के एजेंट हो, आप सप्लाई लेते हो और फिर आप आगे सप्लाई करते हो, तो आपके टर्नओवर में आपका खुद का और आपके प्रिंसिपल का दोनों का सप्लाई आपके टर्नओवर में इंक्लूड होगा। आपने एक शॉप निकाला, बराबर है, मैं आपको आके बोलता हूँ कि आपके थ्रू मैं कुछ सप्लाई करूँगा, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको माल दूंगा, आप माल ले लो, आपको 10% का उसमें एडिशन आपको मिलेगा,
लेकिन पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी मेरे कस्टमर को। कस्टमर मेरा है, आप उसको पहुंचोगे। देखो अभी डीमार्ट को जो भी सप्लाई होता है ना, वो कंपनी से डायरेक्टली नहीं होता। कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट की, तो वो उसका एजेंट हो गया कि इनके थ्रू आप लो, जो आपको ऑर्डर चाहिए आप इनको दो, ये हमको बताएंगे, हम इनको देंगे। पेमेंट भी आप इनको ही करो, पेमेंट भी आप उनको ही करो, आपका और उसका जो भी होगा टैक्सेबल सप्लाई और पेमेंट आप दोनों का होगा। लेकिन रेट क्या होगा, किस रेट पे हम देंगे, वो मार्केटिंग जो भी करने के लिए हमारी कंपनी से आपके पास लोग आएंगे, वो आपको स्कीम देंगे, जो स्कीम हम फाइनल करेंगे उसी रेट में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आपको माल देगा। ऐसा कारोबार चलता है, जो ट्रांजेक्शन चलते हैं वो इस तरीके से चलते हैं। तो उस ट्रांजैक्शन का आपके टर्नओवर में जोड़ किया जाएगा, एडिशन किया जाएगा। अब बोलोगे मेरा तो है ही नहीं, मैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लेकिन वो आपके टर्नओवर में ऐड होगा। जो मैं यहाँ बैठा हूँ उसके लिए मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, वो मेरा टर्नओवर है, ऐसा आप नहीं कर सकते। या मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए लोग आते हैं, या मैंने एडवर्टाइज किया, मैंने कुछ बार कांटेक्ट किया, वही मेरा टर्नओवर है। ये तो उसकी सुविधा के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बेनिफिट तो मिल रहा है, आपका बिजनेस तो हो रहा है, तो आपके टर्नओवर में वो ऐड होगा। द एक्सप्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। Mohinni Enterprises has appointed Messrs. Basford and Associates as its agent. Messrs. Basford and Associates makes supply of goods on his own account. वो खुद का सप्लाई करता ही है, as well as behalf of, मतलब उसकी तरफ से भी सप्लाई करता है। All the supplies of goods made by Messrs. Basford and Associates as agent of Mohinni Enterprises as well as on his own account will be included in the aggregate turnover of Messrs. Basford and Associates. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरा क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, ओके, मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो कुछ चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन सारी चीज़ें उनकी फैक्ट्री में नहीं होती। कुछ चीज़ें वो दूसरे कंपनी से करके लेते हैं, तो उसको जॉब वर्क बोलते हैं। जॉब वर्क, ये पेन कंपनी बना लेगी, लेकिन ये जो नाम है प्रिंट करने के लिए दूसरे के पास भेजती है, तो इसको जॉब वर्क बोलते हैं। चक्कू बना दिया, बराबर है, चक्कू बना दिया, लेकिन चक्कू कब काम का है, फिर उसको धार लगाएंगे ना, तो उसके लिए दूसरे के पास भेजते हैं। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि छोटे मोटे जो इंडस्ट्री है उनके पास उनके फैक्ट्री में सारी चीज़ें नहीं होती, वो बाहर से कुछ काम करवा के लेते, तो एक्चुअली वो सेल नहीं होता वो माल का, वो प्रोसेस करके फिर वो आ जाता है वापस। तो अभी वो सप्लाई किसका हुआ? अब वो जॉब वर्क के पास जाएगा। जॉब वर्क, अब जॉब वर्क कहाँ पे है? सपोज आप एक जगह पे हो और आगे जॉब वर्कर है, और जॉब वर्कर के थोड़ा नज़दीक में ही आपका कस्टमर है जिसको वो पहुंचाने का वो माल। तो आप क्या करोगे? जॉब वर्कर को बोलोगे कि मेरे को वापस मत भेजना, उसको ही भेज दो, ट्रांसपोर्ट का पैसा मैं दे दूंगा, तुम्हारा काम का पैसा भी दे दूंगा। अब जॉब वर्कर ने उसको भेज दिया, अब टर्नओवर किसका है? आपका ही है ना। द सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्कर शैल बी ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल। तो वो प्रिंसिपल का ही सप्लाई होगा, बस इतना यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं। हमने सेक्शन 22 में 1 समझा, सबसेक्शन 2 समझा, 3 समझा, 4 समझा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में सेक्शन कितने हैं, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाएगा तो मैंडेटरी कंपल्सेशन कब होता है? एक टर्नओवर बेस होता है, दूसरा इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर सेक्शन 24 में होता है, या सेक्शन 22 में जब ट्रांसफ़र हो गया या दूसरे लॉ से माइग्रेट हो गए, ट्रांसफ़र हो गया, अमलगमेशन हो गया, तो रजिस्ट्रेशन में टर्नओवर नहीं देखा जाता। वो घटना घटित हो गई
तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो घटना ये है कि अब एग्जिस्टिंग लॉ में थे और जीएसटी 1 जुलाई आ गया तो माइग्रेट हो गए, इसमें कोई टर्नओवर नहीं देखा गया, वो इवेंट देखा गया। ट्रांसफ़र, पिताजी गुजर गए, बेटे ने बिजनेस संभाल लिया, ट्रांसफ़र हो गया, कंपनी अमल कमीशन डीमर्जर हो गई, नई कंपनी बन गई। और टर्नओवर सब सेक्शन 1 में देखा जाता है। और सब सेक्शन 24 में भी कुछ एक्टिविटीज़ है, अगर कोई टैक्सेबल पर्सन या कोई पर्सन या कोई बिजनेस वो एक्टिविटीज़ करता है तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सेक्शन 24। तो इसको बोलते हैं मैंडेटरी, मतलब कंपल्सरी लेना पड़ेगा। एक बेस्ड ऑन टर्नओवर, दूसरा टर्नओवर नहीं होगा, कोई दूसरी घटना होगी तब सेक्शन 25(3) में जिसकी इच्छा है रजिस्ट्रेशन ले सकता है। और सेक्शन 23 रजिस्ट्रेशन से राहत देता है। रजिस्ट्रेशन लेने की अगर आपको ज़रूरत नहीं है या छूट है तो सेक्शन 23 में। इस तरीके से हमने ये चार्ट बनाया। 22, 23 और 24 में क्या होगा। अभी हमने 22 कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक आपको हजम हो गया ना। अब देखो 23 ले लो ना, थोड़ा छोटा ही है। The following persons shall not be liable to registration, namely, इसमें क्लॉज ए में लिखा एनी पर्सन engage exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt from the tax under CGST Act under the IGST Act। जो हमने देखा कि एक स्टेट में वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, दूसरे स्टेट में वो एकदम सप्लाई कर रहा है, तो रजिस्ट्रेशन लेने की उसको ज़रूरत ही नहीं है, एकदम सप्लाई कर रहा है ना वो। क्लॉज बी में ये कहा एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, उसकी लैंड है, उस लैंड में खेती कर रहा है, उससे उसको कुछ इनकम होता है, जो भी उसमें से वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो निकालता है, जो उसको वो बेचता है। एग्रीकल्चरिस्ट, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, ओके, खेती लगा के उसको कुछ भी उसमें से मिलता है और वो बेचता है वो, तो कितना भी होने दो, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट है। ये जो करने वाला है ये एग्रीकल्चरिस्ट है। उसकी भी डेफिनेशन है, वो दिखाता हूँ मैं। एग्रीकल्चरिस्ट है टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस, मतलब समझो अगर ये इतना ही काम नहीं करता, कोई और काम भी करता है, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो एग्रीकल्चरिस्ट है, वो कुछ भी करे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर वो खेती करता है और उससे जितना भी उसको कुछ प्रोड्यूस होता है उसके लिए सिर्फ एप्लीकेबल है। एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड जो उसको मिल रहा है उसका अमाउंट कितना भी हो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। टू द एक्सटेंट लिखा है वहाँ पे, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन उससे हो रहा है। एग्रीकल्चर मीन्स एन इंडिविजुअल और अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF who undertakes cultivation of land by own labor या by the labor of family by servant on wages payable in cash और काइंड। उनको कैश दो या चाहे जितना भी बनेगा उसमें से कुछ पार्ट उनको दे दो, तो काइंड में हो गया। चावल बन रहा है तो आपको चावल देंगे, जो भी वहाँ पर पैदाइश होगी जो भी, और बाय हायर्ड लेबर अंडर पर्सनल सुपरविजन और द पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। सुपरविजन कोई उनका ही आदमी करेगा फैमिली का, और वो सर्वेंट से करके लेंगे। मेन थिंग क्या है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड हो रहा है, जो कर रहा है वो एग्रीकल्चरिस्ट है। तो कैसे कर रहा है, खुद के लेबर से, बाय लेबर ऑफ फैमिली, मजदूर लगा के कर रहे हैं, खुद के मजदूर है या फैमिली के मजदूर है, या फिर कोई नौकर रख के किसी को हायर करके दे रहे और उनको क्या पे कर रहे हैं, कैश या काइंड।
काइंड, कुछ भी होने दो, काइंड का मतलब कुछ भी होने दो, कुछ और भी उनको दे रहे हैं, ठीक है। कंसिडरेशन कैश में होगा या काइंड में होगा, तो एग्रीकल्चरिस्ट है। अभी इसमें देखो 4 चीज़ें आ रही है। एक, पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स सर्विसेज बोथ नॉट लायबल टू टैक्स। दूसरा, पर्सन मतलब यहाँ पे पेट्रोल आता है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, शराब आते हैं जिसके ऊपर वाइन टैक्स नहीं लगता। दूसरा, एकदम सप्लाई, वेजिटेबल सप्लाई कर रहा है, एक सप्लाई कर रहा है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है। तीसरा, एग्रीकल्चर इज टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड। और चौथा, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन। तो जो नोटिफिकेशन हमने देखा 22 में जब एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से 40 लाख हुआ, तो जो लिमिट है वो यहाँ से बढ़ा गया, इस पावर से बढ़ा गया। वो पावर दी गई थी सेक्शन 23 में सबसेक्शन 2 में, तो वहाँ पे वो लिखा हुआ है कि द पावर ऑफ 23 सबसेक्शन 2 वो नोटिफाई कर रहे हैं कि जो एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट 40 लाख होगी अगर वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई करते हैं गुड्स का। और कुछ कंडीशंस लिखी गई थी किन के लिए एप्लीकेबल नहीं है वो लिखा गया था। बस वो जो पावर है वो उनको सबसेक्शन 2 ने दी थी नोटिफिकेशन निकालने की। बाकी इसका भी एग्जांपल लूँगा मैं, और आगे इसके भी नोटिफिकेशन है एग्जाम्पशन के। एक नोटिफिकेशन ये टर्नओवर लिमिट बढ़ाने के लिए था और बाकी भी उसके नोटिफिकेशन है, उसके भी एग्जांपल है। ओके, यस, मैंने मेन सेक्शन जो है वो बताया, अभी 1 और 2 छोटा था तो वो बता दिया क्या है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ तक गया, कि कितने लोगों तक गया, वो आगे एग्जांपल देखने के बाद, आगे नोटिफिकेशन समझने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे।